हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने के बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर काम करती है। उन्होंने महाकुंभ और अयोध्या के मुद्दे पर भी विपक्ष पर हमला बोला। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने, स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे, लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी, जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है, वे वहां तक जाएं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, इसके लिए सरकार आगे बढ़ा रही है। 18 फरवरी को राज्यपाल जी का संवित सदन में अभिभाषण हुआ था। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए ही वर्ष की शुरुआत के पहले सत्र में उनके द्वारा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाता है। अभिभाषण का उद्देश्य मुख्य रूप से, अगर पहले से चली आ रही सरकार है तो उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना और फिर सरकार की भावी योजना के बारे में अवगत कराना भी होता है। अगर नई सरकार है तो उस नई सरकार को आगे का उसका रोड मैप क्या होगा, इसके बारे में सदन को अवगत कराने के लिए ही माननीय राज्यपाल संवित सदन को संबोधित करती हैं। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक परिपाटी सी बन गई है कि राज्यपाल आएंगे तो उनके अभिभाषण का विरोध, आप पक्ष समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, उसके लिए सदन में चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त समय मिलता है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों का अभद्र तरीके से, अशिष्ट तरीके से हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें और विरोध करें, मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उन लोगों की अनास्था को व्यक्त करता है। हम संवैधानिक पदों की अवमानना तो कर ही रहे हैं, साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की भी अवमानना करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी कार्य हो रहा है संवैधानिक दायरे में रह करके, संवैधानिक पक्षों को लेकर के सम्मानजनक तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। लोकतंत्र में संवाद से लोकतंत्र चलता है। यह आवश्यक नहीं कि आप हमारी बातों से सहमत हुई, या ये आवश्यक भी नहीं कि हम आपकी बातों से सहमत हुई, लेकिन न मैं आपको आपकी बात बोलने से रोक सकता हूं, न आप ही मेरी बात बोलने से आप मुझे रोक सकते हैं। दोनों को एक संवैधानिक अधिकार भी मिला हुआ है कि हम अपनी बात को एक संवैधानिक दायरे में मर्यादित तरीके से, शिष्ट तरीके से हम अपनी बातों को चर्चा के दौरान रख सकें। लेकिन हम लोग इस प्रकार का आचरण एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति व्यक्त करें, मुझे लगता है कहीं भी ये संवैधानिक भी नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है दोनों सदनों में, उसका जो आचरण था वह किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक भी नहीं था और संवैधानिक भी नहीं था। और मुझे लगता है कि पूरा सदन इन बातों से सहमत होगा
और मैं चाहूंगा कि जैसे माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपनी मुद्दों पर सहमति या सहमति पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, शालीनता के साथ अपनी बातों को आपको सुनना चाहिए था, महानुभाव के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहिए था, फिर अपनी बात को सदन में आप रख सकते थे। लेकिन आप लोगों ने इससे पर राज्यपाल जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिस प्रकार के नारे लगाए थे, कोई सभ्य समाज और कोई भी एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है कि यह एक दुखद पहलू समाजवादी पार्टी के आचरण में इस दौरान समेत सदन में देखने को मिला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित करवाए और महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पंचतीर्थ बना दिए। पहले से तीर्थ थे लेकिन उसको देश और दुनिया के साथ जोड़ने का काम किया। प्रयागराज तो है ही, प्रयागराज के साथ साथ काशी भी, अयोध्या भी, गोरखपुर भी और मथुरा वृंदावन में भी उसी प्रकार का जमावड़ा है। यह है नया उत्तर प्रदेश। और उसके तहत जो आयोजन आज के दिन पर वहां पर देखने को मिले हैं, उसमें हम लोग इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि अयोध्या में आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो अलग अलग समय में श्रद्धालुओं की उपस्थिति होती है, अलग अलग उसमें वेटिकन सिटी में पूरे साल में 2 करोड़ उनके पर्यटक वहां पहुंचते हैं। यहां 52 दिनों में ही अयोध्या धाम में पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में तो एक दिन में 2-2 करोड़ आ रहे हैं। प्रयागराज 2 करोड़ एक दिन में समाहित, एक दिन में इतने श्रद्धालुओं को अपने यहां आकर्षित करता है। अयोध्या 52 दिन में ऐसे इतने श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया और काशी में भी कमोवेश यही स्थिति वहां पर देखने को मिली है। आपको मैं कुछ और भी आंकड़े बताना चाहूंगा कि 24 में मक्का पहुंचे थे 1 करोड़ 40 लाख उनके तीर्थ यात्री, वेटिकन सिटी में 80 लाख और अयोध्या में इससे 12 गुना यानी 16 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे थे। यह उत्तर प्रदेश की नई सामर्थ्य को दिखा रहा। मथुरा वृंदावन में 8.5 करोड़, तिरुपति मंदिर में 2.5 करोड़, स्वर्ण मंदिर में 3 करोड़ और अजमेर शरीफ में 73 लाख तीर्थ यात्री पहुंचे हैं 2024 में। और 2025 तो सारे आंकड़ों को ध्वस्त करने जा रहा है। और इसीलिए जब मैं इन आंकड़ों की बात कर रहा हूं तो महोदय मुझे कुछ चीजें बहुत उसके साथ बोलनी है कि जिनको जो दृष्टि दी गई है उस दृष्टि के अनुसार उन्होंने कुंभ का आंकलन किया और सचमुच प्रयागराज ने आईना दिखाने का काम किया है देश के उन लोगों को जो लोग भारत और भारतीयता को, सनातन परंपरा को अक्सर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते थे। ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इन्होंने जो कॉरिडोर बनाए गए प्रयागराज में, अक्षय वट कॉरिडोर, इनके नेता कहते हैं वो अकबर का किला है। अक्षय वट पहले से है या किला पहले से है? अक्षय वट है। अक्षय वट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में उसकी चर्चा होती है, पुराणों में उसकी चर्चा होती है, प्राचीन ग्रंथों में उसकी चर्चा होती है। अकबर का कालखंड कितने समय हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कूप है वहां। सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है वहां। अब दृष्टिकोण तो देखो ना, क्योंकि कभी देखे नहीं। अगर अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको पैसा फालतू लगता है। सरस्वती कूप का कॉरिडोर का निर्माण किया तो ये उनको फालतू लगता है। वह लेटे हुए हनुमान जी जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, अगर वहां कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको एक पैसा फालतू लगता है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का कॉरिडोर बनाया, भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करके कॉरिडोर बनाए तो कोई फालतू पैसा लगता है।
महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाए तो इनको पैसे फालतू बेकार लगता है। अगर हमारी सरकार महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाती है, विजय स्मारक बनाती, तो इनको बेकार लगता है। प्रयागराज में ऐसे 12 स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने महाकुंभ के दौरान किया है। इनको पैसा लगता था कि पैसा क्यों खर्च हो रहा है। 200 से अधिक सड़कें वहां बनाई गई, चौड़ीकरण हुआ, सिंगल से डबल लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 14 फ्लाईओवर बनाए गए, 9 अंडरपास बनाए गए, बेहतरीन कनेक्टिविटी की गई। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते। और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदलने का सबसे उत्तम माध्यम बना है महाकुंभ। और महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो डबल इंजन की सरकार उन सभी श्रद्धालु जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती है और उनके साथ सरकार खड़ी है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह तो अब राजनीति से ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य पर आगे मंथन करने का समय है और उस मंथन के साथ हम आगे बढ़ेंगे।